आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अब तक का जो आपका सफ़र चल रहा है संगीत में, जीवन में, उसको आप किस तरह देखते हैं? संगीत का सफ़र तो ऐसा है कि संगीत के साथ रिश्ता बचपन से ही रहा है और उसको बहुत ही मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखते हैं कि गज़ल फॉर्म ऑफ पोइट्री उर्दू ज़ुबान की है और उर्दू ज़ुबान बेहद ही मतलब एक कह लीजिए कि अदब अदाब की ज़ुबान है। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है और चल रहा है ये सफ़र अब तक। अभी आपने उर्दू की बात की, तो उर्दू कहा जाता है कि भिखारी भी बोले तो बादशाह बन जाता है। तो ये बहुत ही मीठी और तहज़ीब वाली भाषा है। तो रणवीर जी, आप मुझे इतना बताएं कि उर्दू सुनने और समझने वाले और गज़ल को एप्रिशिएट करने वाले कितने लोग अब हैं? क्योंकि वो ज़माना एक अलग ज़माना था, अब ज़माना है पॉप म्यूज़िक का, अब ज़माना है रैप का। तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, गज़ल को सुनने वाली ऑडियंस तो ऑलरेडी गज़ल को ही सुनती है। भले आप किसी फंक्शन में जाते तो अलग अलग टाइप के म्यूज़िक बजते हैं, पर गज़ल को सुनने के लिए एक सुकून वो तलाश करती है ऑडियंस, तो वो सुकून आपको सिर्फ गज़ल में ही मिलेगा। और जिनका ताल्लुक़ ज़्यादा शायरी से है, पोइट्री से जिनको लगा लो, वो प्रेफर करते हैं कि गज़ल हम गज़ल की तरफ जाएं, गज़ल को सुनें। और ये ना कभी मतलब इसकी ऑडियंस कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। मेरे हिसाब से तो इसकी बढ़ी है और ये, क्योंकि पहले कम थी, क्योंकि जगजीत साहब के पास गज़ल का तो रूप ही एक ऐसा बन गया कि वो बहुत बड़ा उसका कह लीजिए कि बहुत बड़ी ऑडियंस हुई उसकी। तो और ये बढ़ता ही रहा है तक। अभी आप जगजीत सिंह का नाम ले रहे हैं, आपकी गज़ल सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि रेप्लिका है जगजीत सिंह की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जगजीत जी आपके इंस्पिरेशन हैं या आपने कभी मेहनत करके उस तरह से उनका अंदाज़ अपनाया? नहीं, इंस्पिरेशन तो मेरे बचपन से रहे जगजीत साहब, और इनफैक्ट तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं मुझे पता था कि ये जगजीत साहब ऐसे दिखते हैं। तो उनकी आवाज़ से ही इश्क था। और जहाँ तक गाने की बात है, उनको आइडल मानने की बात है, तो वो तो शुरू से रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप जिनको सुनते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनकी आपको आवाज़ भी अच्छी लगती है। और क्योंकि जगजीत साहब खुद, जब जगजीत साहब ने शुरुआत की तो मेहंदी हसन खान साहब की उन्होंने काफ़ी गज़लें उनको फॉलो किया, उनको आगे ले जाने के लिए। तो मैंने भी फिर उनका एक जगजीत साहब का अपना अंदाज़ बन गया। तो मैं भी जगजीत साहब को फॉलो कर रहा हूँ और सभी की अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है। बाद में अब मेरी खुद की कंपोजिशंस भी हैं। भले कॉन्सर्ट में मुझे जगजीत साहब की ज़्यादा फरमाइश आती है, पर मैं अपनी भी गज़लें उसमें ज़रूर कंपोज कर रहा हूँ। तो अब मैं एक्चुअली जितना मुझे पता है कि आपने मिर्ज़ा गालिब को बहुत गाया है, तो उनके अलावा जैसे बहुत से शायर हैं, कॉन्टेम्परेरी शायर, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस या किसी ने नखरा किया हो आपको अपनी ज़रूरत देने के लिए? कई बार ऐसा होता है, नए हैं आप, जब आप नए होंगे तो सीनियर शायर कई बार करते हैं कि ये लड़का, छोटा सा लड़का मेरे लिए क्या काम कर पाएगा, या शायद कर भी पाए या नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी, मैं जब निदा वाज़े साहब की गज़लें कर रहा था तो मैंने कांटेक्ट बनाना चाहा उनके साथ, तो काफ़ी वक्त लग गया मुझे उनके साथ रिलेशन बनाने में, क्योंकि उससे पहले मैं जबकि 5-6 गज़लें एल्बम में कर चुका था, कॉन्सर्ट भी मैं बहुत कर चुका था। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये नया सिंगर है और मेरी गज़लों के साथ क्या करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शायर अपनी शायरी को लेके थोड़ा सीरियस तो होते हैं। उन दिनों मेरा एक कॉन्सर्ट था शामी गालिब, जो शम्स तबरेज़ी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उर्दू अकेडमी ने उसको कराया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने बात की निदा साहब से कि रणवीर को आप गज़लें दे दीजिए और ये आपकी गज़लें अच्छी कंपोज करेंगे
और उसके बाद वो गज़लें कंपोज हुई, म्यूज़िक हुआ। और बॉलीवुड के बहुत मशहूर सिंगर हैं अनुराधा पौडवाल जी ने, उन्होंने 3 गज़लें गाई इसमें। तो वो गज़लें मैं सुनाने ले गया उनके पास, निदा साहब के पास। तो निदा साहब की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट था कि रणबीर तुमने मेरी गज़लों के साथ इंसाफ किया है जगजीत साहब के साथ। कंपोजिशन में, अरेंजमेंट में, ओवरऑल प्रोजेक्ट जो करा था। अच्छा, तो वो बहुत हैप्पी थे। तो ये प्रोजेक्ट जगजीत सिंह के साथ था? नहीं, ये था अनुराधा पौडवाल और मेरे एक सिंगर थे कमाल अहमद। अच्छा, उन्होंने गाई थी, मैंने कंपोज किया था। ओके। तो जैसे उन्होंने निदा फाजली जैसे शायर, बड़े शायर जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट दें, तो मेरे हिसाब से ये अवार्ड से कम नहीं होता। जी बिल्कुल। तो रणवीर जी, आप जैसे लाइव कंसर्ट्स भी करते हैं? जी बिल्कुल, लाइव कॉन्सर्ट मैंने बहुत किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आजकल आप लॉन्चिंग पैड भी बन चुके हैं बहुत सारे सिंगर। हाँ, काफ़ी मैंने सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि कंपोजिशन मेरा ज़्यादा रहा है शुरू से। कॉन्सर्ट भी रहे हैं, कंपोजिशन भी रही है, तो मैंने काफ़ी सिंगर्स को लॉन्च किया है। तो कुछ ऐसे खुश किस्मत हैं लोग जिनको आपने सिखाया भी है, छोटे बच्चे या जो आपसे यंगस्टर हैं, या कुछ? जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी स्टूडेंट रहे हैं जिनको मैंने सिखाया शुरुआत में। और सिंगर्स को भी हम टीच करते हैं। कंपोजिशन के हिसाब से उनको उस तरह से ढालना पड़ता है, क्योंकि हर एक की आवाज़ का एक जो वॉइस कल्चर है, कुछ का गज़ल के लिए है, कुछ का एक आप कह लीजिए फोक वॉइस होती है, जिनकी खुली आवाज़ होती है। तो कुछ की बहुत ज़्यादा मेलोडियस होती है, जो सिर्फ भजन या और चीज़ें ही गा सकते हैं। वो गज़ल के लिए भी, क्योंकि गज़ल में ज़्यादा उर्दू ज़ुबान आपको ध्यान रखना पड़ता है, उर्दू ज़ुबान का, वो तलफ़्फ़ुज़ का। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है सिंगर के अंदर। तो जैसे आपने कभी ट्राई किया कि गज़ल से हट के थोड़ा सा? नहीं, गज़ल से हट के तो मैंने नहीं किया, गज़ल ही ट्राई भी नहीं किया? नहीं, ट्राई ऐसे नहीं है कि हम कॉन्सर्ट पे गा लेते हैं, बट वो कहते हैं ना कि जैसे कह लीजिए कि आप हर एक की एक वॉइस फिट बैठती है। तो मेरी गज़ल में मेरे को पहले से पता था कि मेरी गज़ल के लिए ही बनी है। तो अभी आपके कॉन्टेम्परेरी, जैसे आपको लग रहा हो कि या उभरते कुछ कलाकार हैं गज़ल के, तो वो आपने क्या बदलाव देखा उनकी गायकी में, या आपने से पहले वालों की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया? मैं जगजीत साहब के बाद अब बहुत सी गज़लें मैंने सुनी हैं, लोगों की सुनता भी हूँ। और बस मुझे थोड़ा सा वही लगता है कि थोड़ा कंपोजिशन और जो गाने का जो ढंग है, जो होता है वो टेक्निकल की तरफ ज़्यादा जोर है लोगों का। उसकी जो फीलिंग्स है शब्दों की या तलफ़्फ़ुज़ के, उसके वर्ड्स की, उसकी तरफ कम लोगों का रुझान है। जो उसके अंदर एक फील है शायरी में, वो नहीं उभर के आता कंपोजिशन पे, जबकि वो मेन है। अगर वो मिसिंग है तो वो एक कह लीजिए आप जो क्लासिकल सीखने वाले हैं, संगीत से रुचि रखने वाले, उनके लिए वो एक मसाला है कि हमें कुछ सुनने को मिला है धड़कता भड़कता हुआ। हाँ, गज़ल जनरली इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको लग रहा है कि लोग दूर जा रहे हैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट? हाँ, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जैसे मैं कुछ किसी की एग्जांपल तो मैं नहीं दूंगा, ना किसी का नाम दूंगा, पर हाँ ये जरूर है कि जैसे किसी की ने शायरी में रोने की बात लिखी है, अब रोने की बात करते 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 आगे वो इतनी उसमें वेरिएशन ऐसी दी है कि उसने वो रोने वाला फील ही निकल गया। अब आप जगजीत साहब की गज़ल ले लीजिए, चिट्ठी ना कोई संदेश, अब वो एक तरह की प्रेयर बन चुकी है, एक तरह की ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह बजती है ना जी। ये कह लीजिए कि नज़्म है कागज़ की कश्ती बारिश का मानसून, वो ऐसी एक चीज़ बन चुकी है कि लोग हर जगह उसको ये नर्सरी राइम की तरह गज़ल गायकों के लिए अब जैसे हे राम है जी, वो ऐसा है कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है गॉड से, रब से। तो वो मेरा थोड़ा है कि आपको थोड़ा उस वक्त उस तरफ ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि वो आपको आगे वाले जो सुनने वाले हैं उनको वो चीज़ की गहराई तक आप वो पहुँच सकें।
तो नए लड़के लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जब रियाज किस हिसाब से करें कि गज़ल की जो स्पिरिट है वो बनी रहे, बरकरार रहे, वो किस तरह से मेहनत करें कि गज़ल की स्पिरिट को वो बरकरार रखें, क्योंकि गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी फेड नहीं होगी जी। वो किसी भी भाषा में हो, पंजाबी ने भी अपनाई है, हिंदी ने भी अब अपना लिया गज़ल, तो ये कभी फेड नहीं होगी। लेकिन एक गायक किस तरह से उसको लोकप्रिय कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है, पहले तो उसको शायरी को समझना होगा। जब तक वो शायरी नहीं समझेगा तो वो उसको टच ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे नज्म है, बात निकलेगी दूर तक जाएगी, अब वो बात दूर तक गई ही नहीं, वो उनके घर से ही नहीं बाहर निकली, तो दूर तक कहाँ से जाएगी? तो उसकी पोइट्री को आपको पूरी गहराई तक समझना पड़ेगा, तब आप उसको उसमें फील दे सकते हैं गायकी। गज़ल एक सूफीज़म है जी बिल्कुल। तो जैसे सूफी गायक हैं वो पहले उसमें डूब जाते हैं, फिर वो मंच पे आकर सुनाते हैं तो आप बंस जाते हैं। उसी तरह से गज़ल भी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही नज़ाकत वाली चीज़। तो रणवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जैसे सिंगर हैं आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं, तो कुछ संदेश दें बच्चों को कि संगीत जो है ये हमारी जो जीवन का अनभिक, जिसको हम कहते हैं कि हम इसको अलग नहीं कर सकते अपने जीवन से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारे साथ जुड़ा ही है। तो आप ज़रूर अपने से छोटों को ये संदेश दें कि वो किस तरह से आने वाले समय में, क्योंकि आपाधापी वाली ज़िंदगी है, परेशानी है, लॉट ऑफ स्ट्रेस है, तो ये आर्ट, गीत, संगीत किस तरह से उनके जीवन को एक ट्रैक में ला सकता है? संगीत तो बहुत बड़ा माध्यम है हर एक इंसान को स्ट्रेस से, हर एक टेंशन से निकालने। एक तरह की इतनी बड़ी मेडिसिन है, इतनी बड़ी मेडिटेशन जो लोग करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है संगीत का। तो जितने भी, मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को संगीत अगर सीख नहीं सकता तो सुनना जरूर चाहिए। और जो सीखते हैं तो वो सीखने वाले सिर्फ इतना है कि वो प्योरिटी को समझें, वो अच्छे से संगीत को समझें और उसको गाएं, पोइट्री को समझें और अच्छी चीज़, अच्छा एक मैसेज लोगों तक मतलब दें। तो रणवीर जी का कहना है कि अच्छी पोइट्री, अच्छा संगीत, मेहनत और लिटरेचर को समझना एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि, क्योंकि संगीत एक हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक हमारा आउटलेट है। जब हमारे पास बहुत सारा हम लोग एक गुबार इकट्ठा हो जाता है, ये कितना अच्छा आउटलेट है हमारे लिए कि हम स्ट्रेस बस्टर की तरह इसका इस्तेमाल करते भी हैं। नहीं गाया जाता, नहीं गाना आता, तो सुनना तो हर किसी को चाहिए संगीत, अपनी चॉइस का, अपने टेम्परामेंट के अनुसार। सो बहुत अच्छा लगा रणवीर जी से आज मिल के, ये मुलाकात काफ़ी यादगार मुलाकात है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी फील्ड में आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारे समाज को, हमारे देश को कंट्रीब्यूट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।